स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल कहानियाँ प्लस में, जहां हम आपके लिए हर दिन नई नई कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। माँ की मौत के बाद रीता ही अंजलि की सब कुछ थी। अंजलि को क्या करना है यह रीता ही तय करती थी। यह तय करती थी कि अंजलि को क्या पहनना है, कब खाना है, कब पढ़ना है, किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं करनी है, किसके साथ खेलना है, कब सोना है। दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर था। माँ की मौत के बाद रीता ने माँ की तरह अंजलि को ही नहीं संभाला, बल्कि पूरी घर की जिम्मेदारी वही संभालती थी। हर किसी की ज़रूरतों को पूरा ध्यान रखती थी, लेकिन बेचारी सबको ध्यान देते देते पता नहीं चलता था कि कब सुबह से शाम हो गई। इसी तरह ज़िंदगी में सबको प्यार और खुशी देना चाहती थी, पर रीता तो सुरेश का भी उसी तरह ख्याल रखना चाहती थी। पर सुरेश उम्र में मात्र उससे 2.5 साल छोटा था, इसलिए वह रीता को अभिभावक के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था और वह स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। तमाम बातों में उन दोनों में मतभेद होता रहता था। कई बार तो उनका झगड़ा मौखिक न रहकर हिंसक भी हो उठता था। तब अंगूठा चूसने की आदत छोड़ चुकी अंजलि तुरंत अंगूठा मुंह में डाल लेती। कोने में खड़ी होकर वह देखती कि भाई और बहन में कौन जीतता है। कुछ भी हो, तीनों भाई बहनों में पटती खूब थी। बड़ों की दुनिया से अलग रह सके उन्होंने अपने एहसास इस तरह की एक दीवार खड़ी कर ली थी, जहां निश्चित रूप से रीता का राज चलता था। सुरेश कभी कभार विरोध करता तो मात्र अपना अस्तित्व भर जाहिर करने के लिए। अंजलि की कोई ऐसी इच्छा नहीं होती थी कि वह बड़ी बहन के संरक्षण में एक तरह का सुख और सुरक्षा की भावना का अनुभव करती थी। वह सुंदर थी, इसलिए रीता को बहुत प्यारी लगती थी। वह बात कह भी देती थी अंजलि की अपनी कोई भी इच्छा अनिच्छा होगी। रीता को कभी इस बात का ख्याल नहीं आया। अगर अंकुश को दूसरी शादी न करनी होती तो घर में सब कुछ इसी तरह चलता रहता। घर में दादी माँ यानी अंकुश की माँ थी, इसलिए बच्चों को माँ की कमी उतनी नहीं खिल रही थी। घर के देखभाल और संचालन के लिए और बच्चों की देखभाल के लिए अंकुश का दूसरी शादी करना बहुत ज़रूरी नहीं रह गया था। इसके बावजूद अंकुश ने घर में बिना किसी को बताए दूसरी शादी कर ली। अचानक एक दिन शाम को एक महिला के साथ घर आकर उसने कहा, तुम लोगों की नई मम्मी। महिला को देखकर बच्चे स्तब्ध रह गए। वे कुछ कहते या इस नई परिस्थिति को समझ पाते उसके पहले ही अंकुश ने माँ की ओर इशारा करके कहा, सुचिता, यह मेरी माँ है। बूढ़ी माँ ने सिर झुकाकर पैर छू रही सुचिता के सिर पर हाथ तो रखा, पर वह कहे बिना नहीं रह सकी। उन्होंने कहा, बेटा, इस तरह अचानक कभी सांस तक नहीं ली। चर्चा की होती तो 2-4 सगे संबंधी बुला लेती। बेकार का झंझट करने की क्या ज़रूरत है माँ? अंकुश ने लापरवाही से कहा। फिर भी कम से कम मुझसे तो बताता चाहिए था, क्या फ़र्क पड़ता है? अंकुश ने उसी तरह लापरवाही से कहा। सूचना तो पहले ही दे दी थी। आज दोपहर को दस्तखत कर दिए। सुचिता को यह कोई सगे संबंधी नहीं है। क्या एक भाई है, वह दुबई में रहता है। रात को फ़ोन करके बता देंगे। बेटी रीता, मम्मी को अपना घर तो दिखाओ। उस समय क्या करना चाहिए वह सहमी हुई। रीता तुरंत तय नहीं कर सकी, इसलिए उस समय अंकुश की जीत हुई। ऐसे घर में बोल रहा था जैसे कुछ खास ना हुआ हो। पेपर लेकर सोफे पर बैठते हुए माँ से पूछा, माँ,
किसी का फ़ोन या डाक टिकट तो नहीं आई ना? कोई मिलने जुलने वाला तो नहीं आया? वे बर्ताव देखकर बच्चे बहुत सहमे हुए और बेचैन थे और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आज घर में सब चुपचाप देख रहे थे। सुचिता जरा सी नर्वस नहीं थी। अंकुश ने जब उससे कहा कि हमारी शादी हम दोनों का व्यक्तिगत मामला है, इससे किसी का कोई कुछ लेना देना नहीं है, तब सुचिता उसकी निडरता का आश्चर्यचकित होते हुए देखी। वह उसने अंकुश से शादी के लिए तुरंत हामी भर दी थी। वैसे भी अंकुश ने उससे कुछ भी नहीं छिपाया था। उसने पहले ही अपने बच्चे और माँ के बारे में बता दिया था। पर इस तरह बिना किसी तैयारी के नए घर में नए लोगों के बीच घर लाने में कोई परेशानी नहीं हुई। चलो, रीता ने बेरुखी से कहा। सुचिता उसके साथ चल पड़ी। उसे पता था कि विदुर के साथ शादी करने पर रिलेशनशिप या हनीमून पर नहीं जाया जाता, पर घर में तो स्वागत होगा ही, जबकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। अंकुश निश्चित होकर अखबार पढ़ने लगा था। वहीं यह 17-18 साल की लड़की रीता घर की मालकिन की तरह एक अनजाने मेहमान को घर दिखा रही थी। घर के सबसे ठीक ठाक कमरे में पहुंचकर ऋजुता ने कहा, यह पापा का कमरा है, यहाँ थोड़ा बैठ जाऊं? सुचिता ने कहा, आप जानो, आपका सामान कहाँ है? रीता ने पूछा। बाद में ले आऊँगी, अभी तो ऐसे ही। खैर, आप जानो। यह कहकर रीता चली गई। पूरा घर अंधकार से घिर गया तो रीता ने फुसफुसाते हुए कहा, सुरेश, तू जाग रहा है? हाँ, सुरेश ने कहा। दीदी, हमें क्या करना चाहिए? हमें भाग जाना चाहिए, रीता ने कहा। कहाँ? पर अंजलि तो अभी बहुत छोटी है। यह बेचारी तो कुछ समझी भी नहीं। सब समझ रही हूँ, अंजलि ने धीरे से कहा। अरे, तू जाग रही है? हैरान से रीता ने पूछा। मैं अभी सोई ही कहाँ थी, अंजलि ने कहा और उठकर रीता के पास आ गई। रीता उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। हाथ फेरते हुए अनजाने में ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। भरोई आवाज़ में उसने कहा, अंजलि, तू मेरी प्यारी बहन है ना? हाँ, क्यों? देख, वह जो आई है ना, उसे मम्मी नहीं कहना, उससे बात भी नहीं करनी, यही नहीं उसकी ओर देखना भी नहीं, उससे मिलना भी नहीं और उसके पास भी मत जाना, रीता ने कहा। क्यों? अंजलि ने पूछा। वह अपनी मम्मी थोड़े ही है, वह कोई अच्छी औरत नहीं है। वह हम सभी को धोखा देकर अपने घर में घुस आई है। वो हमारे पापा को धोखा देने आई है। चलो, उसे मारकर घर से भगा देते हैं, सुरेश ने कहा। सुरेश, तुझे अकल है या नहीं? हम उसे मारेंगे तो पापा हम सबसे बात नहीं करेंगे। भले ना करे बात, पर हम उसे मारेंगे ऐसा नहीं कहते सुरेश। पापा उसे ब्याह कर लाए हैं, तो फिर क्यों करें? सुरेश ने कहा। मुझे वह जरा भी अच्छी नहीं लगती। मुझे भी अंजलि, मुझे भी अच्छी नहीं लगती, अंजलि ने कहा। बस, तो फिर हम सब उससे बात नहीं करेंगे। पापा कहेंगे तब भी नहीं, सुरेश और अंजलि ने एक साथ पूछा। हाँ, तब भी बात नहीं करेंगे। उसे देखकर हंसना भी नहीं है, ना ही उसे कुछ देना है, उससे कुछ मांगना भी नहीं है और कुछ दे तो लेना भी नहीं, उसकी ओर देखना भी नहीं। समझ गए ना सब? हाँ, समझ गए, सुरेश और अंजलि ने एक साथ कहा। पर दीदी, माँ कहेगी कि उसे बुलाओ तो तब देखा जाएगा। दोनों ध्यान रखना, हमें उससे बिल्कुल बात नहीं करनी है। पापा इसे क्यों ले आए? मासूम अंजलि ने पूछा। पता नहीं, रीता ने लापरवाही से कहा। दीदी, एक बात कहूँ,
मुझे तो अब पापा भी अच्छे नहीं लगते। मुझे भी सुरेश ने कहा। सुरेश ने यह बात कही जरूर, पर उसे पापा अच्छे लगते थे। वह उससे बहुत प्यार करते थे, उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। पर दोनों बहनें कह रही थी, इसलिए उसने भी कह दिया। इतना ही नहीं, उसने आगे भी कहा, दीदी अब यहाँ रहने का मन नहीं होता, फिर भी रहना तो पड़ेगा ही। अच्छा चलो अब सो जाओ। मैं तुम्हारे पास सो जाऊँ दीदी? अंजलि ने पूछा। लात तो नहीं मारेगी? नहीं मारूंगी, कहकर वह रीता का हाथ पकड़कर क्षण भर में सो गई। रीता को अंजलि का इस तरह से सो जाना अच्छा नहीं लगा। घर में इतनी बड़ी घटना घटी है, फिर भी यह इस तरह निश्चित होकर सो गई। कुछ भी हो, 17-18 साल की रीता, एक लड़की, पूरी रात तो नहीं जाग सकती थी। वह भी थोड़ी देर में सो गई। सुबह वह सोकर उठी तो पिछले दिन का सब कुछ याद आ गया उसे। उसने अंजलि को जगाया। कल रात जैसा कहा था वैसा ही करना, उसने बात नहीं करना ना? अंजलि ने कहा। किससे? अरे वही जिसे पापा लेकर आए हैं। नहीं मम्मी, भूल गई क्या? दीदी उसका नाम क्या है? सुचिता। पर हमें उसके नाम का क्या करना है? हमें उससे बात नहीं करनी है, ना उसको देखना है, बस याद रहेगा ना? रीता ने कहा। अरे हाँ, हंसना भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद रीता ने सुरेश को भी समझा दिया कि नई मम्मी से बात नहीं करेगा, जबकि वह समझदार था और खुद भी उससे चिढ़ा हुआ था। इसलिए तय था कि वह भी सुचिता से बात नहीं करेगा। विघ्न आया दीदी की ओर से। चाय नाश्ते के समय वह बच्चों का व्यवहार देखकर सब समझ गई। अकेली पड़ने पर वह रीता से कहने लगी, बेटा अब तो वह घर आ ही गई है, उसके प्रति अगर इस तरह की बात सोचोगी तो कैसे चलेगा? अंकुश को पता चलेगा तो वह चिढ़ जाएगा। कोई बात नहीं दीदी, पीछे खड़े सुरेश ने कहा। बेटा तू तो समझदार है, आखिर बात करने में क्या जाता है? दादी की इस बात का जवाब देने के बजाय रीता ने पूछा, दादी आपको पता था कि पापा शादी करके नई पत्नी ला रहे हैं? नहीं, जब बताया ही नहीं तो कैसे पता चलता? इस तरह शादी करके नई पत्नी लाना आपको अच्छा लगा? अच्छा तो नहीं लगा, पर कर ही क्या सकते हैं, वह उसे शादी करके लाए हैं, इसलिए अब साथ रहना ही होगा। तुम सब बचपना कर सकते हो, पर मुझे तो बातचीत करनी ही होगी, दादी ने समझाया। क्यों? रीता ने पूछा। बेटा इस तरह घर परिवार नहीं चलता। पर दादी हम लोग तो उससे बात नहीं करेंगे। रीता तू बड़ी है, जरा सोच, इस बात का पता अविनाश को चलेगा तो उसको कितना दुख होगा, दादी ने समझाया। इससे हम क्या करें? पापा के हम सब के बारे में सोचा क्या? दादी वह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, हम उसके बिल्कुल बात नहीं करेंगे, पापा कहेंगे तब भी नहीं करेंगे, रीता ने कहा। उसकी इस बात में सुरेश ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बेटा तू बड़ी हो गई है, समझदार भी, तो क्या हुआ, बिल्कुल नहीं करेगी बात, दादी ने फिर पूछा। इसी के साथ वहाँ खड़ी अंजलि से भी पूछा, तू भी बात नहीं करेगी अंजलि? अंजलि घबरा गई। उसे प्यारी बच्ची होना अच्छा लगता था। अब तक उसे यही सिखाया गया था कि जो बड़े कहें वही करना चाहिए। रीता ने तो मना कर दिया था, अब क्या किया जाए? वह अंगूठा मुंह में डालना चाहती थी, तभी उसे याद आ गया कि वह क्या जवाब दे। उसने झट से कहा, दीदी कहेगी तो बात करूँगी। अंजलि सोच रही थी कि यह सुनकर रीता खुश हो जाएगी, पर खुश होने के बजाय रीता की आंखें दिखाई दी तो अंजलि हड़बड़ा गई। वह हड़बड़ाहट में उसे रात की बात याद आ गई। उसने कहा, बात की छोड़ो, हंसना भी मना है, अगर कुछ देती है तो लाना भी मना है। हम
मुझे ही नहीं, सुरेश भैया को भी अच्छी नहीं लगती और रीता दीदी को भी नहीं, ना सुरेश भैया को। हाँ दीदी दादी माँ, हम लोग उससे बात नहीं करेंगे, सुरेश ने कहा। जैसी तुम लोगों की इच्छा, तुम लोग जानो और अंकुश जाने। पर जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। बच्चों के मन में क्या है इस बात से अनजान अंकुश ऑफिस चला गया। जाते जाते सुचिता से कहा था कि वह चिंता न करे, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। सुचिता ने ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले रखी थी। नया घर जिसमें 3 बच्चों के मौन का बोझ उसे असह लगने लगा था। उसे लगा उसने छुट्टी ना ली होती तो अच्छा रहता। अंकुश के साथ वह भी अपने ऑफिस चली गई होती। अंकुश उसे अच्छा तो लग रहा था, पर 40 की उम्र में ब्याह करना उसे खेलने लगा था। बाल बच्चों वाला एक परिवार, साथ में बड़ों की छत्र छाया और एक समझदार आदमी का जिंदगी भर का साथ। उसने हामी भर दी और इस अनजान घर में आ गई। पहले से परिचय की क्या ज़रूरत है, अंकुश ने मना कर दिया था। उसने कहा था, जानती हो सुचिता, अचानक आक्रमण से विजय मिलती है। अगर पहले से बात करेंगे तो रुकावटें आ सकती हैं। बच्चे भी पूर्वाग्रह में बंध जाएंगे। तुम एक बार किसी से मिलो और अच्छी ना लगो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अलग बात है कि तुम्हें मेरे बच्चे ना अच्छे लगे। बस, सुचिता ने खुश होकर कहा, तुम्हारे बच्चे तो अच्छे लगेंगे ही, बस बात खत्म हो गई। अब शादी कर लेते हैं, अंकुश ने कहा। फिर दोनों ने शादी कर ली। सुचिता ने पहला दिन तो अपना सामान लाने और उसे रखने में ही बिता दिया था, पर चैन नहीं पड़ रहा था। बच्चे सचमुच बहुत सुंदर थे, पर उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, चॉकलेट भी नहीं ली थी। बड़ी बेटी ने स्थिर नज़रों से देखते हुए कहा था, मेरे दांत खराब हैं। सुचिता ढीली पड़ गई थी। अंकुश से शिकायत करने का कोई मतलब नहीं था। वह बच्चों से बात करने के लिए कह सकता है। बच्चे बात तो करेंगे, पर उसके मन में सम्मान के बजाय उपेक्षा ज़्यादा होंगी। ऐसे में कुछ दिनों इंतज़ार कर लेना ज़्यादा ठीक रहेगा शायद। पर बाद में ही ऐसा ही रहा तो छोड़कर चली जाएगी। रोज़ाना कितने तलाक होते हैं। एक और सही, अंकुश अपनी बूढ़ी माँ और बच्चों को छोड़कर उसके साथ तो रहने नहीं जा सकता। आखिर उसका भी तो कुछ फर्ज बनता है। ऐसा करना उसके लिए उचित भी नहीं होगा। उस पर वह क्या करे, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बच्चों के लिए ही तो आई थी। अब बच्चे ही उसके नहीं हो रहे तो यहाँ वह कैसे रह पाएगी। दूसरा दिन किस्से कहानियों की किताबें पढ़कर काटा। माँ से थोड़ी बातचीत हुई, पर बच्चों ने तो उसकी ओर ताका तक नहीं। फिर भी उसे लगा सब ठीक हो जाएगा, पर ठीक हुआ नहीं। पूरे दिन सुचिता को यही लगता रहा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर डाली है, ऐसी गलती जो अब सुधर नहीं सकती। इस एक गलती को सुधारने में दूसरी कई गलतियां हो सकती हैं। दूसरी ओर बच्चे अपनी जिद पर अड़े थे। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, सुचिता का मन बैठने लगा। अब तो उसने बच्चों को मनाने की निरर्थक चेष्टा भी छोड़ दी थी। उसे लगने लगा था कि कुछ दिनों के लिए वह भाई के पास नेपाल चली जाए। पर वहाँ जाने से क्या होगा, अब रहना तो यहीं है। कहने को सब ठीक है, पर देखा तो बच्चों को वजह से कुछ भी ठीक नहीं है। फिर भी इस आस में दिन बीत ही रहे थे, कभी न कभी तो सब ठीक हो ही जाएगा। उस दिन शाम को अंकुश को देर से आना था। उदास मन से सुचिता गैलरी में आकर बैठ गई। अभी अचानक उसका मन रेलिंग पर सिर रखकर खूब रोने का हुआ। कितनी देर हो गई उसे याद ही नहीं रहा। अचानक उसके बगल से आवाज़ आई, आप रोइए मत। सुचिता ने चौंक कर देखा तो अंजलि खड़ी थी। उसने हाथ में थामा चाय का प्याला रखते हुए कहा, रोइए मत, इसे पी लीजिए। ममता से अभिभूत होकर सुचिता ने अंजलि को गले
खींचकर गोद में बैठा लिया, सीने से लगा लिया। इसके बाद उसके गोरे चिकने गालों को चूम कर वह सोचने लगी, अब मैं मर भी जाऊं तो चिंता नहीं। तभी सुचिता ने अंजलि के सिर पर हाथ रखकर सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मम्मी ही तो हूँ, इसलिए तुम मम्मी कह सकती हो। पर दीदी ने मना कर किया है। सकुचाते हुए अंजलि ने कहा, क्यों? मन का बोझ झटकते हुए सुचिता ने पूछा, दीदी आपसे और पापा से नाराज है क्यों? सुचिता ने फिर वही दोहराया, पता नहीं, तुम मान गई ना, अब दीदी को भी मैं मना लूँगी। खुद को संभालते हुए बड़े ही आत्मविश्वास के साथ सुचिता ने कहा। सुचिता की आंखों में झांकते हुए अंजलि ने कहा, अब मैं मर जाऊं, ठीक है, जाओ। सुचिता ने प्यार से कहा, अब आप रोगी तो नहीं? अंजलि ने पूछा, नहीं, तुम जैसी प्यारी बेटी को पाकर भला कौन रोएगा। छोटे छोटे पग भरती अंजलि चली गई। नन्ही अंजलि को बेवफाई का मतलब भले ही पता नहीं था, पर उसके मन में एक बोझ सा जरूर था। उसने बहन से वादा जो किया था वह दूसरी ओर माँ से बात नहीं करेगी, पर सुचिता को रोती देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और बड़ी बहन से किए हुए वादे को भूलकर दूसरी माँ के आंसू पोंछने पहुँच गई। जाते हुए अंजलि बार बार पलटकर सुचिता को देख रही थी। शायद बड़ी बहन की गई बेवफाई का बोझ वह सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। बस इतनी सी थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।